हमारे चैनल पे आपने वकीलों की कई बार वीडियोस देखी होंगी। हम चुनाव में जब जाते हैं तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनमें जाते हैं और वकीलों से बात करते हैं, उस राज्य को समझने की कोशिश करते हैं, उस राज्य की चुनावी प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ कुछ युवा वकील हैं, शायद उनकी वकालत की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है या प्रैक्टिस चल रही होगी, तो ये उन्हीं से जानेंगे और 2024 पर इनका क्या मत है ये भी जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? आस्था। आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा पास आ जाए, दूर दूर ना रहे। आस्था जी कहाँ से हैं आप? मैं रांची झारखंड से। क्या लग रहा है 2024 में किस तरफ का माहौल है? मोदी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली मोदी आएंगे। आज तक उन्होंने जितना भी काम किया है, जो वो बोले भी नहीं है, फिर भी उन्होंने वो उस चीज़ को, उस मुद्दे को, जो हमारे मतलब अभी हमारा रिसेंट का टॉपिक ले लेता है अयोध्या को लेकर के, इतने साल से उस पर चर्चा चल रही थी, केस चल रहे थे, मारपीट, कितने लोग प्रदर्शन पे मतलब धरना पे बैठे हुए थे, उस मुद्दे को उन्होंने कंप्लीट कराया और अब जा करके 22 जनवरी को हमारा मतलब इनॉग्रेशन है अयोध्या का, जो कितनी खुशी की बात है। और लोग कहते हैं कि मंदिर बना करके क्या हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी, लेकिन अभी देखिए पहले के टाइम में इकोनॉमिक कंडीशन कितना वर्स्ट था इंडिया का, लेकिन अब जा करके देखिए कि अब हम थर्ड इकोनॉमिक लार्जेस्ट कंट्री में आते हैं, इंडिया आता है। और अभी की बात है कि हमारे सारे कंट्री से रिलेशन अच्छी खासी बनी हुई है। और नॉट ओनली मतलब सिर्फ यही अयोध्या को लेकर के ये बात नहीं है, 370 जो कश्मीर को लेकर के कब से इस बात पे बहस चल रही थी कश्मीर को लेकर के, कुछ कहते हैं हमारी कश्मीर, लेकिन 370 हटाया गया। और लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम पे जो लड़ाई करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मोदी सिर्फ मुस्लिम के हिंदू के ही है और मुस्लिम के अगेंस्ट में, तो तीन ट्रिपल तलाक भी उन्होंने ख़त्म कराया है, जो कि एक मुस्लिम औरत के लिए अच्छी बात है, उन लोगों के लिए। फिर जो राशन को लेकर के देखिए, ये किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के उन्होंने नहीं कराया, ये चीज़ सबको मिलती है, नॉट ओनली हिंदू या फिर सिर्फ मुस्लिम या क्रिश्चियन को ही नहीं, बट सबको मिलती है। तो बहुत सारे काम हमारे मोदी जी ने किया है। क्या नाम क्या बताया था आपने? आस्था। आस्था जी, मुझे एक चीज़ बात बताइए, हमेशा नरेंद्र मोदी पे एक आरोप लगता है कि वो तानाशाह है, और ये इस चीज़ के लिए कहा जाता है कि कहते हैं कि जो न्यायपालिका है उनको उन्होंने दबाव में रखा हुआ है। जैसे राम मंदिर का फैसले के लिए कुछ लोग कह देते हैं कि वो तो इसलिए आ गया क्योंकि मोदी जी ने जो है थोड़ा सा दबा दिया मामला। आपको क्या लगता है कि मोदी तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं? न्यायपालिका पे दबाव है क्या कुछ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन दबाव है भी तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे के लिए ही, और जो चीज़ हमारा है हमें उस चीज़ के लिए लड़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और सबको पता है वो अयोध्या मंदिर पे जो था वो मस्जिद वो था ही नहीं, अयोध्या ही था, तो उसमें दबाव बना करके भी अगर उस चीज़ को ऊपर लाया जा रहा है तो वो सही है। और रही बात तानाशाही की, तो क्यों नहीं रहेंगे भाई, वो प्रेसिडेंट है हमारे, तो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने कितने कुछ हमारे देश के लिए किया है। और जैसे कि ये राहुल गांधी हो गए या फिर जो भी हो, वो सिर्फ अपने जेब भरते हैं, अपने घर पे ज़मीन लेते हैं, फिर उन पे कितने सारे लीगल चार्जेस भी लगे हुए रहते ही हैं और अभी और भी लगेंगे, मतलब मुझे नहीं पता, लग सकते हैं। राहुल गांधी में होप नजर आ रही है आपको? लग रहा है कि 24 में मोदी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो टक्कर के कोई काबिल ही नहीं है। उन्होंने क्या करवाया अभी तक, मुझे तो नहीं लगता, अकॉर्डिंग टू मी वो बिल्कुल भी टक्कर में नहीं है। अच्छा, आपके एक दोस्त है, शायद आपसे थोड़ा सा असहमत है। क्या नाम है दोस्त आप? मेरा नाम अमित तिवारी है। तिवारी जी, क्या आप इनसे सहमत हैं? मोदी तानाशाह है? नहीं है। नहीं है। अच्छा, इसलिए तानाशाह नहीं है, इन्होंने जो कहा आज तक तो मोदी जी ने कभी संविधान के विरुद्ध जाके तो कोई फैसला नहीं लिया। अभी जो राम मंदिर पे इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जो डिसीजन राम मंदिर पे आया तो विदाउट तो संविधान के कोई खिलाफ या संविधान के विरुद्ध जाके तो कोई डिसीजन नहीं लिया गया। जो हमारे संविधान में लिखा गया है उसी के थ्रू तो डिसीजन आया, जो भी आया है। जो राम मंदिर का जो फैसला आया है वो कैसे आया है? बाई कोर्ट जो आया है तो संविधान के थ्रू ही तो आया है। कहाँ से तिवारी जी? हम तो रहने वाले यूपी के हैं, बट ब्रॉन एंड बॉट अप कोलकाता में ही हुआ है। अच्छा, ये बताइए मेरे को, क्या आप कोलकाता में रहे? आज ईडी के जो दफ्तर के लोग गए थे, खबर अगर आपने देखी हो, उनको 200 लोगों ने घेर के मार दिया। भाई साहब, ये बताइए कैसी कानून व्यवस्था है कलकत्ता की? वहाँ पे कानून व्यवस्था ही नहीं है, कानून व्यवस्था बोल के कुछ है ही नहीं। मेन बात पता है क्या है? मेन बात ये है, जो डायरेक्ट अटैक है, ये डायरेक्ट अटैक है। हमको रहना है कोलकाता में, फिर भी हम बोलेंगे, क्योंकि सच बोलना और झूठ बोलना दोनों हमारा ही काम है। बात की तानाशाह की, तो अब अगर ममता बनर्जी पे ये आरोप लगाए बाकी लोग, तो ये उनपे जायज है, क्योंकि वो तानाशाही करती है। तो ममता दीदी हैं, कहती हैं जनता की दीदी हैं। आज तक कभी आपने ऐसा सुना है कि पंचायत इलेक्शन में कहीं मर्डर हो जाते हैं? वेस्ट बंगाल में क्यों मर्डर होते हैं? सिर्फ पंचायत इलेक्शन में, क्योंकि वो किसी को खड़ा ही नहीं होने देना चाहती हैं। पंचायत इलेक्शन में वोट हुआ,
बस उनके घर पे पथराव चालू हो जाते हैं। अगर कोई नॉमिनेशन भर देता है, अगर वो बीजेपी की तरफ से CPIM की तरफ से भर दिया, बस उनके ऊपर पथराव चालू, घेरना चालू, मारपीट करना चालू, ये चालू वो चालू। आज तक कभी पक्ष में या फिर कभी भी जैसे राइट्स हैं जैसे लेना चाहिए वैसे तो कोई इलेक्शन तो होता नहीं है वेस्ट बंगाल में। होता है लेकिन बहुत कम ऐसे जगह पे होता है। वहाँ पे जितना करप्शन है, मैं मानता हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन वेस्ट बंगाल में है। वो तो कह रही हैं कि उन्हीं की जो सरकार है उसी के अंदर वो हिम्मत है जो बीजेपी को रोक सकती है। या हाँ, क्योंकि वही वो चीज़ कह रही है और कोई भी नहीं कह रहा है। अभी का टाइम ऐसा हो गया ना, बीजेपी के अगेंस्ट में सारे जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी पार्टीज है, सारे एक साथ होकर के और बीजेपी के अगेंस्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज उसमें मोदी है। बस नहीं, वो कह रहे हैं जस्ट बिकॉज मोदी ने है तो मोदी को कोई नहीं हराएगा। ईवीएम के दम पे मोदी, ईवीएम के दम पे मोदी जीत जाते हैं। अगर ऐसा रहता तो कांग्रेस के टाइम में जब EVM था तब कैसे बीजेपी जीत जा रही थी? क्यों? कांग्रेस के बोलने से नहीं होता है ना, बोलने में। यूपी में तो योगी हैं, देश में हमारे मोदी हैं। क्या बोल रहे हो? मोदी से बोर हो गए, योगी चाहिए। हाँ, मोदी बाप है तो योगी उसका दादा है। इधर आइए, ये हमारे मित्र हैं एक, मतलब मित्र अभी अभी हो गए हैं। ये सबको मना कर रहे थे कि बात नहीं करना है। काहे मीडिया से काहे घबराहट है भैया? नहीं, देखिए कहना है बस इतना है ना कि देखिए हम लोग इस देश के 4 स्तंभ हैं सर। अगर विवाद दोनों के बीच में हो गया, डिबेट हमारे दोनों बीच में हो गया तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, समझे कि नहीं? इसीलिए मैंने मना किया था कि देखिए हम लोग वकील हैं, देखिए हम लोग वकील हैं, हमारा काम क्या होता है कि देखिए दोनों की तरफ से लड़ना है। तो ठीक है, तो एक तरफा बात करके अच्छी बात नहीं होती। अब मुझे ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, 24 का चुनाव पास में आ रहा है, क्या माहौल लग रहा है देश का? देखिए माहौल कुछ भी हो, मेरा बस इतना ही कहना है, वोट हमारा ह्यूमन राइट्स है। सबको मैं इतना बोलूँगा भाई, जाके वोट दियो। ये नहीं कि दूसरे किसी और का वोट कोई और दे रहा है। देखिए ये हमारा राइट्स है। देखिए हम लोग वोट करते हैं तभी जाके कोई कुर्सी पे बैठता है, और जब वो कुर्सी पे बैठता है तो सारा नाम बताएंगे नहीं बताएंगे? हाँ, नाम है हमारा करण रॉय साहब जो है बड़ा डेमोक्रेटिक बात कर रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि देश में कुछ तानाशाही वगैरह जैसी कुछ चीज़ है? देखिए तानाशाह, देखिए जिनके साथ बीत रहा होगा तो उनको लग रहा होगा, जिनके साथ नहीं बीत रहा तो उनको नहीं लग रहा। हमारे साथ नहीं हो रहा तो हम नहीं बोलेंगे। मैम आपका क्या नाम है? रिया शर्मा, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हूँ सर। क्या लग रहा है 2024 का जो चुनाव है वो किस तरफ को नजर आ रहा है आपको? भाजपा की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की तरफ? अरे युवा वकील साहब आइए ना, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ऑब्वियसली सर बीजेपी की तरफ ही जाएगा। क्यों का कोई रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि सबको पता है बीजेपी जी की जो सरकार है उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। इनफैक्ट दिल्ली में कोविड के टाइम के जब हम बात करें, तब जब पूरा देश जब बिल्कुल स्टेबल ही नहीं था, उस टाइम पे मोदी जी ने बहुत अच्छा वो लिया था, एक्शन लिया था। वैक्सीन भी उन्होंने कही, फर्स्ट डोज सेकंड डोज सब लोगों ने लगवाई। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है 22 को, जिसका इनाग्रेशन है, तो वो सबसे बेस्ट करा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो चल रहा था मैटर और अब वो जाके क्लोज हुआ है। तो जितने भी लोग हैं वो सब खुश है इससे। सब खुश है। आपको क्या लगता है वुमेन सेफ्टी वगैरह के मामले पे इस सरकार के काम कैसे रहे? विमेन सेफ्टी पे भी अच्छा ही काम है मोदी जी का। हाँ, अब वो मैं 181 पे कॉल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा देख लीजिए कि वुमेन सेफ्टी है कि नहीं है। ये पहले था क्या? ये पहले था, पहले नहीं था, अभी है। वुमेन सेफ्टी देखिए वो मुद्दा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि देखिए बात क्या है ना कि उस टॉपिक पे बात करना मतलब अंदर ही चलते जाएंगे हम लोग, क्योंकि देखिए ये आपको रोके काहे हैं कि आपसे जो जानकारी ले सके, समझ रहे हैं? उसके लिए आपको अंदर कम से कम 1 घंटे की डिबेट लगानी पड़ जाएगी। 5 घंटा बैठिए महाराज, बहुत चार्ज है हमारी बैटरी। जैसे कि आप बोल रहे हैं वुमेन की सेफ्टी के लिए, पहली बात तो कोई भी औरत उस आदमी के नज़र से सुरक्षित नहीं है जब तक कि वो आदमी उसमें कुछ गलत देख रहा है। और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के नहीं कह सकते, हमारे नॉर्मल इंसान से लेकर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे, इनफैक्ट कुछ पॉलिटिशियन प्लस लीगल फील्ड में भी जितने लोग हैं उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वुमेन में औरतों पे गंदी नज़र डाल करके रखते हैं। और ऐसा बहुत सारा केस हर दिन हर एक घंटे पे ऐसे एक ना एक केस आ ही जाता है, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग, ये सारे चीज़ को लेकर के। तो अभी तो वुमेन की सेफ्टी हम किसी पे भी या फिर किसी भी पार्टीज पे या किसी भी इंसान पे नहीं रख सकते। जैसे विपक्ष है, सुनिए मेरा जो पर्सनल जो सवाल पूछने का कारण है वो मैं बता रहा हूँ। लगातार कांग्रेस सरकार आरोप लगाती है बीजेपी पे कि बीजेपी के काल में महिलाओं का सम्मान नहीं है। आप इस पे क्या कहो?
अब जो पार्टी दब रही है नीचे, उनको बोलने के लिए कुछ तो मुद्दा चाहिए, और अभी के टाइम पे ये मुद्दा बहुत ही मतलब गरम पे रहता है, ऊपर रहता है कि औरत की सेफ्टी क्या है, कैसे है। तो ये सब चीज़ टॉपिक ऊपर रहती है, तब उनको कुछ भी आरोप लगाने के लिए या फिर उनको नीचा करने के लिए तो उनके पास कुछ तो होना चाहिए ना मुद्दा बोलने को, तो इसलिए वो लोग बोलते होंगे। और मैं बता दूं, औरत की सेफ्टी ना किसी के पास नहीं है, औरत के पास खुद ही है उनकी सेफ्टी। जब तक एक औरत खुद से स्ट्रांग नहीं होगी ना, उसको कोई भी नहीं बचा सकता। उस दिशा में सरकार ने काम किया कोई? महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने बोल दिया कि महिलाओं को एक घर दे दिया, घर का मुखिया उनको बनाने के पीछे एक रीज़न ये था कि घर पे मालिकाना हक उनका रहेगा तो कोई भी व्यक्ति उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। मतलब घर देने के पीछे की सोच ये थी, अगर आप देखें, मतलब घर तो था ही, घर तो पहले भी मिल रहे थे, लेकिन महिलाओं को मुखिया बनाने का पर्पस इस देश में ये था। 33% आरक्षण लेके आए तो कह रहे हैं वुमेन सशक्तिकरण होगा। आपको लग रहा है कि उस दिशा में सरकार ने सही काम किया? जी बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी में भी ऐसा हो रहा है, अगर विमेंस खरीदते हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। और अभी जो न्यू एक्ट्स आए हैं, जो न्यू एक्ट्स लागू करे सरकार ने, उसमें भी विमेंस के हित में बहुत सारी चीज़ें रखी गई है। ठीक है, आप बोलिए मैडम। वुमेन्स के नज़रिए से सरकार ने कुछ काम किया? ऑब्वियसली बहुत सारा काम किया है। ये 181 वाला टोल फ्री जो नंबर है वो पहले नहीं थे लेकिन अभी है। बहुत सारी ऐसी हमारी NGOs भी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये गवर्नमेंट ही तो चला रही है ना। बहुत सारी वुमेंस को नौकरी मिली। आरपीएफ में आगे जाके देखिए वुमेंस की सेफ्टी नहीं थी। अभी आप ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं तो जो भी अकेली ट्रैवलिंग करने वाली लड़कियां हैं उनके लिए स्पेशली आरपीएफ आती है, गाइड करती है कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम दे तो इस नंबर पे करे। तो इस चीज़ को आस्ते आस्ते डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। लेकिन हमें लग रहा है कि आने वाला 5 साल या 10 साल में ये डेवलपमेंट लाएगा। बात ये है ना कि देखिए हमारे देश में ना अभी भी पढ़े लिखों की मतलब बहुत कम है। हाँ, संख्या कम है। तो जब जितना भी आदमी जब तक अपना सोच नहीं बदलेगा और क्या है कि डेवलपमेंट नहीं लाएगा अपने अंदर, कि तब तक ये देश बदलने वाला नहीं है। रह गया है कि देखिए आप आज भी देखिएगा, अभी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बात करते हैं तो उनका कहना है बस बल्कि जो अपने घर पे रह के पूरी ज़िंदगी गुजार दी है, लेकिन वो पूरे दुनिया का कहानी कहते हैं। देखिए बात क्या है कि आज के टाइम में ना देखिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे को ले लो, हमारे यूथ है, हम यूथों का बहुत स्ट्रगलिंग है, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये आ जाता है ना कि ये जो वुमेन सेफ्टी है ना, वुमेन सेफ्टी में डेवलपमेंट लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक सोच की बात नहीं है। भाई साहब आइए, अब बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? अंश शर्मा। कहाँ से शर्मा जी? दिल्ली से। क्या लग रहा है 24 का चुनाव आपकी नज़र में किस तरफ जा रहा है? बीजेपी। हमारी मर्जी। वोट देना तो हमारी मर्जी है। अगर हमारे को अच्छी लग रही है बीजेपी की, काम कर रही है सारी चीज़ें, हाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम जिसको वोट देना चाहे वो देंगे। लेकिन आप वोट दे रहे हो, आप बोल रहे हो अच्छी चीज़ है, लेकिन कहा जा रहा है वोट तो दिया ही नहीं जा रहा। EVM सेट करके मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पिछली बारी बीजेपी को दिया था, बाकी जो नहीं दे रहा वो उसकी गलती है, उसके लिए न्यायालय है। जो बोल रहा है कि EVM का वो है, जो बोल रहा है कि EVM किया है, लाओ उसको कोर्ट में खड़ा करो केस, पता लग जाएगा। सबूत लाओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उन्होंने EVM चेंज करा? सबूत लाओ, कोर्ट के सामने खड़ा करो, हो जाएगा न्याय जिसका होगा। न्यायपालिका खुद ही दबाव में है मोदी सरकार। किसने बोला? न्यायपालिका का कहना, न्यायपालिका के ऊपर कहना मतलब हमारे जस्टिसों के ऊपर कहना है। मतलब हमारे जस्टिस जो इतने साल से डिसीजन लेते हुए आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आया है इतने साल से आ रहे, जो किसी के भी फेवर में गया तो सही है। देखिए बात क्या है, यहाँ पे ना दो तरफा बात चलती है, ठीक है। देखिए जज भी जो होता है ना, देखिए क्या होता है कि दो तरफा दो पार्टी होती है न्यायालय में, ठीक है। दो तरफा दो तरह की बात आती है, एक फॉर में आती है, एक अगेंस्ट में आती है। जिसके फेवर में आ गई तो उसको पसंद आएगा, जिसके नहीं आएगी तो वो तो सवाल तो उठाएगा ही।